गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका सभी का स्वागत। इस सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद पाखरिया। मैंने सबसे पहले जो 12th की स्टडी है इसी स्कूल के अंदर पौधार के अंदर की थी। उसके बाद में बीएससी है, यूजी है मेरी, वो अलवर से हुई है। उसके बाद में जो मेरी पीजी की जो अध्ययन है, पीजी और नेट का, वो है जो जयपुर से हुआ है। इस प्रकार से मेरा जो अध्ययन हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चालू कराता हूँ बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर क्या है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपने पहले ही 12th से ही पढ़ते, 11th से ही पढ़ते आए हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो जाती है। उसके बाद में है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका अध्ययन हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन, कभी आपने सोचा है? बताइए क्यों करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन? क्योंकि हमारे जो दैनिक जीवन में बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। और जब तक हमको यदि उनके अध्ययन के बारे में पता नहीं है, उसका जो वर्क क्या है, तो हम उनका यूज किस प्रकार से लेंगे। किसी कार्बनिक कंपाउंड है, जब तक यदि उसका कोई फंक्शन पता नहीं है तो हम उसको यूज किस प्रकार से लेंगे। इसलिए ढेर सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए जो रासायनिक विज्ञान बनाई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो जैसे हमारे रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन है, उसमें पोरफायरिन रिंग है जो कि टेट्रापायरल सिस्टम होता है, उसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ऐसे ही पेड़ पौधों के अंदर जो पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन है उसमें भी टेट्रापायरल सिस्टम होता है, पोरफायरिन रिंग, और मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। ऐसे ही ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। ढेर सारी जो एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं उनमें जो है कार्बनिक कंपाउंड्स का यूज होता है। इसलिए हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका अध्ययन करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी ही इंटरेस्टेड केमिस्ट्री है, क्योंकि इसका जो सारा वर्क है, सारे केमिकल कंपाउंड हैं हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड यूनिट है ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक है जो क्या होती है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, इसमें हम इसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूं सीधा सा ही। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें उन यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन है जो सीधे ही मेटल के द्वारा बंध बनाए हुए होती है। यहाँ पे मेटल को M से रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन को C से। तो डायरेक्ट मेटल कार्बन बंध जहां पर पाया जाता है तो उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसकी जो सही मायने में डेफिनेशन दें तो ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणता वाले धातु परमाणु के साथ सीधा ही बंध बनाती है, उसे कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन को। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु सीधे ही अपने से कम विद्युत ऋणता वाले धातु परमाणु के साथ बंध बनाती है, तो जो ऐसे यौगिक हैं उन्हें हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। यहाँ पे
मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कार्ब धातुक यौगिक का उदाहरण लेता हूं। पहला है RMGX, दूसरा है RLI एल्किल लिथियम। RMGX को हम ग्रिन्यार अभिकर्मक भी कहते हैं, ग्रिन्यार अभिकर्मक। RLI है उसको हम सुपर ग्रिन्यार अभिकर्मक कहते हैं। तीसरा है हमारे पास में R2ZN, ये होती है जिंक के साथ जो कार्बन है वो डायरेक्ट कार्बन मेटल बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के ये उदाहरण हैं। इनमें जो मेटल है डायरेक्ट का जो कार्बन है उसके साथ बंध बनाती है, ऐसे ही लिथियम के साथ कार्बन डायरेक्ट बंध बनाती है। तो ये इसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के उदाहरण होते हैं। इसके बाद में हम आते हैं मूल टॉपिक पर, वो है इसका सबसे पहले नामकरण। किस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का नामकरण। इंग्लिश में हम इसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो कार्ब धातुक यौगिक हैं, उनका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं? डेफिनेशन समझ में आई? किसे कहते हैं कार्ब धातुक यौगिक? कि वे बताइए। हाँ, मतलब वे यौगिक जिनमें कार्बन है जो सीधे ही अपने से कम विद्युत ऋणी धातु के साथ जो बंध बनाता है, तो वो जो कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। उसके उदाहरण में मैंने बताया था आपको, RMGX है, मैग्नीशियम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। और ऐसे ही लिथियम है, उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो भी कार्बन से कम होती है। और जो ये है मैग्नीशियम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.31 होती है, जबकि कार्बन है इसकी 2.55 होती है। ऐसे ही लिथियम की है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है 0.98, और कार्बन की तो आपको पता ही है 2.55 होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके बाद में हमने आते हैं नामकरण पर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले हम बताते हैं इसके कुछ नियम हैं। उसमें आता है सबसे पहले कार्ब धातुक यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले कार्बनिक समूह है उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद में जो मेटल है दिया हुआ होता है उसका नाम लिखते हैं। तो कार्ब धातुक यौगिकों के नामकरण में पहला जो नियम है वो है सबसे पहले कार्बनिक जो समूह है समूह का नाम लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। जैसा कि उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, CH3Li पहला नियम है इसमें कि जो सबसे पहले हम कार्बनिक समूह होता है उसका नाम लिखते हैं,
और उसके बाद में हम लिखते हैं धातु। धातु है, जैसे कि हम उदाहरण ले रहे हैं CH3Li, तो इसका नामकरण के दौरान हम क्या लिखेंगे? इसको CH3 को क्या कहते हैं? मैथिल। मैथिल। और इसको क्या कहते हैं? लिथियम को लिथियम। और जो धातु और मेटल का नाम है उसको एक ही अक्षर में हम एक ही शब्द में लिखते हैं, वो होता है लिथियम। इसको हम एक ही अक्षर में लिखेंगे, वो लिखेंगे हम मैथिल लिथियम। मैथिल लिथियम। इस प्रकार से इसका नामकरण होता है। पहला नियम के अनुसार जो उदाहरण लिया है उसी प्रकार से दूसरा हम उदाहरण लेते हैं CH3CH2Li, है ना, Li। तो इसका नामकरण किस प्रकार से होगा? आप इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एथिल। और ये क्या है? लिथियम, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल लिथियम। इसका क्या नाम हो जाएगा? एथिल लिथियम। उसके बाद में ऐसे ही एक है C6H5Li। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको क्या कहते हैं? फेनिल। फेनिल। बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट यदि कर दिया जाता है तो मूलक क्या प्राप्त होता है? फेनिल। और यहां पे क्या है? धातु लिथियम। तो ये क्या हो जाएगा? फेनिल लिथियम। फेनिल लिथियम। ये हो गया। ये हमने आपको दो एग्जाम्पल दे दिए। इसके बाद में अगला नियम है वो क्या होता है? यदि दूसरा नियम के अंदर है, यदि एक से अधिक समान एल्किल ग्रुप जो हैं जुड़े हुए हों मेटल के साथ, तो उससे पहले हम जो पूर्व लग्न के रूप में डाई, ट्राई, टेट्रा, इस प्रकार से पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए हम इनका नाम लिख देते हैं। तो दूसरा नियम है, जो दूसरा पॉइंट है, वो आता है नामकरण में। यदि एक से अधिक समान एल्किल या एरिल समूह जुड़े हुए हों। दूसरा है, यदि एक से अधिक समान एल्किल या एरिल समूह धातु से जुड़े हुए हैं, तो डाई, ट्राई, आदि पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए नाम देते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। वो है हमारे पास में जिंक का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है CH3CH2 एथिल डाईएथिल,
डाई एथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा इस नियम का अनुसार? यहां पे दो एथिल ग्रुप हैं, एक मेटल के साथ समान है, तो क्या हो जाएगा डाई एथिल जिंक। क्या हो जाएगा डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक। और यहां पे जो कार्बनिक समूह है और मेटल है उसका एक ही नाम के अंदर, एक ही शब्द के अंदर नाम लिखते हैं, है ना। ये होता है आपके दूसरा नियम। उसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट आपके, वो है जब एक से अधिक भिन्न भिन्न, जब क्या हो एक से अधिक भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप मेटल के साथ जुड़े हुए हों, तो हम उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, वो आता है। हमने आप 11th से ही पढ़ते आए, 10th से ही पढ़ते आए हैं कि जो अल्फाबेटिक क्रम है, जब दो अलग अलग ग्रुप हैं तो उनका नामकरण लिखते समय अल्फाबेटिक जो क्रम में सबसे पहले आता है उसका हम नाम लिखते हैं। जैसे कि हम लेते हैं, तीसरा है पॉइंट आपके, वो मैं आपको लिखता हूं, वो है यदि एक से अधिक भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह जुड़े हुए हों, यदि एक से अधिक भिन्न एल्किल या एरिल समूह हों तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसके क्रम में है, वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं? जब दो अलग भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े हुए हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको, C6H5 C2H5 Mg, ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों ही अलग अलग कार्बनिक ग्रुप हैं। पहला है फेनिल और दूसरा है, क्या है दूसरा? एथिल। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा आता है पहले? फेनिल आएगा या फिर एथिल आएगा? ये किससे चालू होता है? ई से। इसकी स्पेलिंग है जो किससे चालू होती है? ई से। और इसकी फेनिल की पी से होती है ना, फेनिल पी से होती है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम यहाँ पे? इसको, एथिल को, है ना, और इसको हम बाद में लिखेंगे, है ना। और ये होता है, क्या हो जाएगा? एथिल फेनिल, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, है ना। है ना, ठीक है। ये आपका हो जाता है तीसरा पॉइंट कंप्लीट, है ना। यदि दो अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों तो किसके साथ? मेटल के साथ।
समझ में तो आ रहा है ना? सही बता देना है ना, यदि कोई चीज नहीं भी आए तो फिर से रिपीट करा देंगे ना। चौथा पॉइंट आता है, यदि ऐसे यौगिक जिनमें मेटल है जो मेटल के साथ कार्बनिक ग्रुप के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ हो, अकार्बनिक ग्रुप भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं ये देखते हैं। इसमें एक डेफिनेशन आती है, मिश्र कार्ब धात्विक कार्ब मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक। यौगिक है ना। मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं कि भाई वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें कार्बनिक समूह के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ हो, अकार्बनिक समूह भी, है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। इसकी सही डेफिनेशन दें, ऐसे यौगिक जिनमें धातु के साथ ऐसे यौगिक जिनमें धातु के साथ कार्बनिक समूह के साथ अकार्बनिक समूह भी पाया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक। ऐसे जो मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक हैं उनका जब हम नामकरण करते हैं तो उनमें सबसे पहले हम कार्बनिक समूह है उसका नाम लिखते हैं, और कार्बनिक समूह के साथ ही साथ हम जो मेटल है उसका नाम भी लिखते हैं, और उसके सबसे बाद में अलग शब्द में हम किसका नाम लिखते हैं? अकार्बनिक समूह का। तो मिश्र कार्ब धात्विक यौगिकों के निर्माण किस प्रकार से लिखते हैं? जो नामकरण है किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले कार्बनिक समूह का, उसके साथ हम मेटल का नाम लिखते हैं, और अलग शब्द में हम किसका नाम लिखते हैं? अकार्बनिक समूह का। मिश्र कार्बनिक नहीं, कार्ब धात्विक यौगिक आएगा ना, कार्ब धात्विक। मिश्र कार्ब धात्विक यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले कार्बनिक समूह का नाम, साथ में मेटल का भी जो नाम लिखते हैं, है ना, और उसके बाद
के बाद अलग शब्द में किसका नाम लिखते हैं? अकार्बनिक समूह का। अब आपको मैं उदाहरण लेता हूं, वो है सबसे पहले वो जैसे कि C2H5MgBr है ना, ये आपका मिश्र कार्ब धातुक यौगिक का उदाहरण है। तो इसमें जो ये तो एक कार्बनिक समूह है, ये क्या है? मेटल धातु, और ये क्या है? अकार्बनिक समूह। तो इसका नामकरण किस प्रकार से लिखेंगे? क्या होना चाहिए? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा क्या? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से। आप इससे आसानी से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, वीडियो को साथ साथ देखते रहने से। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना। इस प्रकार से मिश्र कार्ब धातुक यौगिकों का नामकरण हम लिखते हैं ना। और एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि CH3 है ना, इसके दो मोल लेते हैं और वो लेते हैं हम टिन के साथ SnCl2 है ना। ये हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो इसका नामकरण किस प्रकार से होना चाहिए? डाई मैथिल टिन डाई क्लोरो है ना। इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल टिन डाई क्लोराइड है ना। इसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, डाई मैथिल टिन डाई क्लोराइड। डाईमेथिल टिन डाई क्लोराइड। इस प्रकार से कार्ब धातुक यौगिकों का नाम होता है। इसके बाद में आता है पांचवा पॉइंट, वो है कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। कितना टाइम हो गया? इसके बाद में आता है, चलो मैं स्टॉप भी कर देता हूं। इसके बाद में आता है कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। कार्बोनिल यौगिक हैं, उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं? कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण करते समय धातु का नाम लिखते हैं सबसे पहले, बाद में धातु परमाणु से जुड़े हुए जो कार्बोनिल समूह हैं उनकी संख्या को दर्शाते हुए अंत में कार्बोनिल नाम लिखते हैं। कार्बोनिल जो कंपाउंड है मेटल के साथ, उनका नामकरण किस प्रकार से लिखते हैं? सबसे पहले धातु का नाम, उसके बाद में उससे जुड़े हुए जो कार्बोनिल समूह है उनकी संख्या, उसके बाद में कार्बोनिल, अंत में कार्बोनिल लिखते हैं, है ना। जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे 5वें नंबर में है, जैसे FeCO5 है ना। आयरन के साथ 5 कार्बोनिल जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इनका नामकरण है जो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? आयरन है ना, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? कितने हैं ये कार्बोनिल समूह? 5। तो क्या लिखेंगे?